नमस्कार मित्रों, हिंदी कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। ये हमारी द्वितीय कक्षा है और हमारी द्वितीय कक्षा के अंतर्गत हमारा जो अगला टॉपिक है वह है वर्ण, वर्णमाला, उच्चारण और वर्तनी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोनोलॉजी और प्रोनाउंसिएशंस एंड स्पेलिंग्स। ठीक है। अब देखो वर्ण। अब इसी प्रकार से प्रश्न हमसे रीट की जो परीक्षा होती है उसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए बोलते समय जब भाषा का उपयोग करते हैं तो उस भाषा में कुछ ध्वनियाँ निश्चित होती हैं तथा इन विभिन्न ध्वनियों को लिखित रूप में देने के लिए कुछ चिन्ह मान लिए गए हैं जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। लिखित रूप में देने के लिए कुछ चिन्ह माने गए हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तथा इन वर्णों को मिलाकर शब्द निर्माण होता है और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं और जो भाषा का रूप ले लेते हैं। जैसे देखो ध्वनि से क्या बने? वर्ण बने, वर्णों से शब्द बने और शब्द ने किसका रूप ले लिया? भाषा का रूप ले लिया। अर्थात ध्वनि के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित चिन्हों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब देखिए, ये है वर्ण की विशेषताएं। वर्ण की विशेषताएं कौन कौन सी होंगी? देखो कितने अच्छे से समझा रखा है इसमें। वर्ण की सबसे छोटी इकाई, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। अब अपने पास परीक्षा में यह आ सकता है कि अक्षर किसे कहते हैं? वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब ठीक आगे हम चलते हैं। जैसे देखो, ये क्या है? कमल है। अब देखो क क्या है? व्यंजन है और क में से क्या निकला? ए निकला, ये स्वर आ गया। ऐसे ही मैं एक व्यंजन है, इसमें से ए निकला, मैं और ल। तो ये क्या हो गए? छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो ये क्या बन गए? वर्ण बन गए। इसी तरह से तय पर छोटी की मात्रा ती, तय से ए और ल और बड़ी की मात्रा तो क्या बन गई? ये तितली। अब इसी तरह से इन चित्रों के नाम उच्चारित करते समय हमारे मुंह से विभिन्न ध्वनियाँ निकलती हैं। इसके लिए विभिन्न वर्णों का प्रयोग किया गया है। अब इन वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों की एक निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की एक निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था जो होती है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब देखो हिंदी वर्णमाला क्या है? हिंदी वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। एक तो क्या होता है? स्वर और एक होता है व्यंजन। अब ये देखो, ये तो है वर्ण और ये इसके प्रकार हो गए। पहला प्रकार है स्वर और दूसरा प्रकार है व्यंजन। अब स्वरों में कौन कौन आता है? ए, आ, छोटी, बड़ी ई, ऊ, री, ए, आओ और आओ। ये क्या बन गए? हमारे स्वर बन गए। अब देखो अनुस्वार कौन कौन होता है? ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अनुस्वार क्या है? जैसे मान लो ए के ऊपर बिंदी लग गई तो क्या बन गया? अनुस्वार बन गया। अब विसर्ग क्या है? ए के विसर्ग लग गई तो ये क्या है? विसर्ग है। अब इन्हें हम क्या कहेंगे? अयोगवाहा। अब परीक्षा में प्रश्न आता है कि अयोगवाहा किसे कहते हैं? परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि अयोगवाहा किसे कहते हैं? तो अयोगवाहा आप समझ में आ गया कौन होते हैं अयोगवाहा? स्वर तो हमारे कितने होते हैं टोटल? अब देखो काउंट करो इसमें। ए, आ, ई 4 5 6 7 8 9 10 11 तो क्या हो गए? हमारे स्वर हो गए, मतलब वोवल्स हो गए। और व्यंजन कितने हो गए टोटल? व्यंजन हमारे और इस तरह से दो क्या है? ये अयोगवाहा। अब अपने से परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि अयोगवाहा क्या है? अयोगवाहा क्या है? तो हमको क्या बताना होगा? अयोगवाहा कौन होते हैं? अंग और अयोगवाहा होते हैं। इसी तरह से व्यंजन होते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। जैसे वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश में क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। अब देखिए व्यंजन होते हैं। जैसे क है तो पूरा ये वर्ग हो गया तो क्या बन गया? क वर्ग। क है तो पूरा वर्ग क्या बनेगा? क वर्ग। ऐसे ही च है तो पूरा वर्ग बन जाएगा ये च वर्ग। जैसे क, ख, ग, घ, ड। च, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ऐसे य, र, ल, व, श, स और है। ये क्या है? हमारे व्यंजन है। अब देखो क्या है ये? आगे देखो, इसी में से प्रश्न जरूर बनेंगे, एक दो प्रश्न इसमें से। देखो विशिष्ट व्यंजन कौन से होते हैं? ड और ड। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? 6।
संयुक्त व्यंजन का अर्थ क्या होता है? जो दो व्यंजनों से मिलकर के बनते हुए होते हैं संयुक्त व्यंजन, है ना। ऐसे ही त्र, त और र से मिलकर के त्र बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही ग, ठीक है, ग और य से मिलकर के ज्ञ, ऐसे ही श्र, और इसी तरह से आगत जो ध्वनियाँ होती हैं वो होती हैं आ, ज, फ, ठीक है। अब इसी प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्ण होते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है वह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। इस तरह से हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? टोटल 53 वर्ण होते हैं। ऐसे ही स्वरों को देखो, स्वर, स्वर मतलब वोवल। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ये व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकले उसे स्वर कहते हैं। अर्थात जब हम बोलते हैं, स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो बिना किसी रुकावट के वह हमारे मुंह से निकलती जाती है, वही क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। इसी तरह से हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं और इनके 3 भेद होते हैं। एक तो है ह्रस्व स्वर, मतलब शॉर्ट वॉवल्स। अब देखो ह्रस्व स्वर कौन, स्वरों के भी भेद। अब परीक्षा में क्या आएगा, हमारे पास में प्रश्न बन सकता है कि स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। या आपको कोई 4 अलग अलग आपको स्वर दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि इसमें से स्वर कौन नहीं है, या कौन दीर्घ स्वर है, या कौन ह्रस्व स्वर है। इस तरह से कोई भी प्रश्न बन सकता है। अब देखो ह्रस्व स्वर मतलब शॉर्ट वॉवल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, तथा ये 4 ही होते हैं। एक तो ए, ई, ऊ और री, ये तो होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर, और उन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। इस तरह से एक होता है हमारे दीर्घ स्वर, अर्थात लॉन्ग वॉवल्स होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ये 7 होते हैं, आ, ई, ऊ, ए, आओ और औ। ऐसे ही प्लुत स्वर होते हैं, ठीक है। प्लुत स्वर में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे वे प्लुत स्वर होते हैं। जैसे इनका प्रयोग बहुत कम होता है, इनको लिखते समय ह्रस्व या दीर्घ के आगे इस तरह का चिन्ह या अवग्रह चिन्ह लिखा जाता है। इसको तो हम ओम बोलते हैं और इसको अवग्रह चिन्ह लिखा जाता है। जैसे ओम, शम, है ना, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अब अपन को समझ में आ गया स्वर कितने हुए? 3 हुए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर हुए। ह्रस्व तो वे होंगे जिनमें बोलने में बहुत कम समय लगता हो, वे ह्रस्व स्वर होते हैं, और जिनको बोलने में दुगना समय लगे वे दीर्घ स्वर होते हैं, और जिनको बोलने में तिगुना समय लगे वे प्लुत स्वर होते हैं। अब इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं। देखो इन स्वरों की मात्राएं, कभी कभी स्वर स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, जैसे आई, किंतु जब स्वरों को व्यंजन के साथ में मिलाकर के लिखना होता है तब उन्हें हम मात्राओं के रूप में प्रयोग करते हैं। स्वरों की मात्राएं कौन कौन सी? देखो ए है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, जैसे कमल, है ना, और री है तो री की कैसी मात्रा होती है? र होती है, ठीक है ना। आप देखो जैसे मान लो अपने पास में आ है तो आ की मात्रा ये हो गई अपने पास में स्टैंडिंग लाइन, है ना। जैसे कै पे आ की मात्रा का और ला, तो ये काय की मात्रा हो गई? आ की मात्रा। ऐसे ई है तो ई की छोटी की मात्रा होगी तो क्या बन गया? किताब। बड़ी ई है तो ई बड़ी की मात्रा तो क्या बन गई? कील। ऊ है तो कुसुम, बड़ा ऊ ये देखो कूकना। ऐसे ही री की मात्रा कैसे होती है? ये नीचे लग गई कृषक। ऐसे ही ए की मात्रा मतलब केला। ऐसे ही आई की मात्रा कैलाश। ओ की मात्रा कोट। आओ की मात्रा कोआ। ऐसे ही आओ की मात्रा कॉल। इस तरह से हमारे शब्द बनते हैं। ऐसे ही आगे हम व्यंजन देखते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है, और व्यंजन लिखते समय उसे स्वर रहित दिखाने के लिए वर्णों के नीचे हलंत लगा दिया जाता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा कंठ से निकलकर मुंह में स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। देखो एक तो बिना रुकावट के जो निकलती है वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और जैसे ही हम किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं, किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तथा उच्चारण करते समय हवा कंठ से निकल कर के मुँह में स्पर्श करते हुए बाहर आती है, वे हमारे व्यंजन होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म।
ठीक है। आप देखो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, बहुत ईजी हैं ये। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख श्वास मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकल जाए, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। इनमें से 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण होते हैं तथा पहले वर्ण के नाम से, जैसे क है तो कै वर्ग, ये अपन ने संस्कृत में भी पढ़ा था। ख है तो क है कै वर्ग, च है तो च वर्ग, ट है तो ट वर्ग और त है तो त वर्ग, प है तो प वर्ग। अब देखो हमने इनको वर्ग क्यों कह दिया? देखो जैसे क है तो क की पूरी लाइन, क ख ग घ ढ। च है तो च की पूरी लाइन, च छ ज ज न, मतलब पहले अक्षर से ही वर्ग का नाम दे दिया जाता है। अब इससे हम इस तरह से जान सकते हैं, कै वर्ग मतलब स्पर्श व्यंजन हो गए, क ख ग घ ढ। च वर्ग मतलब च छ ज ज य। ट वर्ग मतलब ट ठ ड ढ न। त वर्ग मतलब त थ द ध न। प वर्ग मतलब प फ ब भ म, है ना। अब देखो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? देखो जैसे हमने बोला कै, तो आवाज़ सीधी बिना कहीं टकराए हुए गले से ही आ रही है। देखो ख ग घ ड, ठीक है। ऐसे ही च वर्ग है, तो च वर्ग को जब हम बोलेंगे तो गले से ठीक आगे की तरफ जो हमारे तालु है तो वह हमारी जीभ तालु से टकराएगी। देखो च छ ज झ और य। इसी तरह से ट वर्ग है, ट वर्ग हमारा मूर्धा होता है ना, मूर्धा। आप देखो ट ठ ड ढ ण। अब इसको याद करने का ये तरीका होता है कि अब ये हम सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? ऊपर की तरफ होती हैं, ठीक है। हमारे मुंह के 2 पार्ट हैं, एक तो नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, जीभ के ऊपर की तरफ। तो जो जीभ के ऊपर की तरफ वाला जो पार्ट है, जैसे मान लो गला है, अब गले से थोड़ी ऊपर आए जो प्लेन पार्ट होता है वो तो होता है तालु। फिर उसके बाद दांत के ठीक पीछे देखो लाइनें होती हैं, 4-5 लाइनें होती हैं और बीच में एक ऐसा जैसे कट जैसी लाइन बनी हुई होती है, तो वो जो लाइनें हैं वो मूर्धा कहलाती हैं, ठीक है। अब त वर्ग है तो त वर्ग क्या हो गया? दंत है, और प वर्ग हो गया ओष्ठ है। अब देखो त की लाइन बोलोगे तो जीभ हमारी दांत से ही टकराएगी। देखो त थ द ध न। ऐसे प वर्ग बोलोगे तो बस होठ ही काम करेंगे, प फ ब भ म, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे य र ल और व, ये तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में जीवा का स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग से नहीं होता है। उच्चारण में हवा कम टकराती है तथा ये है य र ल और व। ऐसे ही ऊष्म व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास तीव्र गति से मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है और ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो जैसे ऊष्म व्यंजन क्या है? देखो इन वर्णों के उच्चारण में श्वास तीव्र गति से मुख से रगड़ खाते हुए बाहर की ओर आती है, मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श और है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब आगे अपने हैं अयोग वाहा। अयोग वाहा में मैंने आपको बताया था अयोग वाहा कौन कौन होते हैं? अंग और विसर्ग, ठीक है। अयोग वाहा में स्वरों के बाद 2 वर्ण और लिखे जाते हैं, अंग और विसर्ग, और इसके स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है तथा इसके लिए इसकी गणना न तो स्वरों में की जाती है न ही व्यंजनों में की जाती है। इन्हें अयोग वाहा कहते हैं, अर्थात ये किसी के योग्य नहीं है, ठीक है। अब अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब जो आवाज़ हमारे नाक से उच्चारित होती है वही अनुस्वार कहलाती है। स्वर के बाद आने वाली नासिका ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार को उच्चारित करते समय सदा व्यंजन पहले आता है। इसे बिंदु, ये देखो शब्द के ऊपर ये बिंदु जो होता है ना, वही क्या होता है? अनुस्वार होता है। ये रहा देखो, के द्वारा प्रकट किया जाता है। यह प्राय अपने वर्ग का पंचम अक्षर के स्थान पर भी प्रयोग किया जाता है या फिर यह संस्कृत भाषा में ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। तो अब देखो ध्यान दें, संयुक्त व्यंजन के रूप में अ रहित पंचम वर्ण यम गणनम, जो संयुक्त व्यंजन, अब देखो संयुक्त व्यंजन के रूप में अ रहित पंचम वर्ण यम गणनम, य न, मतलब सबकी आवाज़ कहाँ से आ रही है? नाक में से। तो ये क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। जब अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन से पहले जुड़ता
है तब उसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे देखो अनुस्वार के रूप में कैसे लिखा जाएगा, जैसे कै वर्ग है, अब कै खे गे गेड है ना। अब जैसे मान लो अब अपने पास में क्या है, अब जैसे पंखा है, ठीक है, अब पंखा तो ये क्या ये आ रहा है, लेकिन अब जब हमारे पास में ख है, ख कौन से वर्ग का है, कै वर्ग का है। अब इसके ठीक पहले हमको अंक की मात्रा अनुस्वार के रूप में लगा देनी है, ठीक है। अब संस्कृत में हम कैसे लगाते हैं, तो मैं को खाली अनुस्वार करते हैं हम, है ना। ऐसे ही गंगा, ठीक है। ऐसे ही छ वर्ग में देखो च छ जय जय ये, तो जैसे मान लो चंचल पंजा, ठीक है। ऐसे ही ट वर्ग में टे ठे ढे ढे ठंडा, ये देखो नाक में से आवाज आई, कंठा। ऐसे ही तय वर्ग में देखो तय थे दे देने बंदर पंथी, और इसी तरह से पै वर्ग में पै फै भै में खम्भा बम्बा पंपा। इस तरह से अनुस्वार चिन्ह लग जाता है। ए रहित नासिक के वर्ण के बाद में कोई नासिक के वर्ण आए तो नासिक के वर्ण का ए रहित रूप मिला दिया जाता है। जैसे प्रसन्न, सम्मत, निम्न, अन्य, नासिका, नासिक के है ना, न प्लस न अन्न हो गया, ठीक है ना। अब देखो आगे देखो, किसी अन्य अरहित नासिक के वर्ण के बाद में यदि यह अथवा वह आए तो वर्ण को जोड़ते समय नासिक के वर्ण का ए रहित रूप ही जोड़ा जाएगा। जैसे धन्य, रम्य, पुण्य, अन्वय, नासिके प्लस य और व। ऐसे य र ल व श और है के रूप सम उपसर्ग लगने पर मैं के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। जैसे ये देखो सम प्लस वाद तो क्या बन जाएगा, अब देखो अब ये जो मैं है पै फै बै भै मैं, तो अब अपने पास में सम है, तो अब अपन ने क्या किया, ये र ल व श और है से पूर्व यदि सम है तो हम उसके मैं के स्थान पर क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। तो सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस श संशय। तो इस तरह से हमको अनुस्वार कहाँ लगाना है वह हमें याद रखना है। अब देखो सेमी नौजल क्या होता है, सेमी नौजल मतलब अनुनासिक शब्द, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अनुस्वार पढ़ रहे थे, और अभी हम क्या पढ़ेंगे, अनुनासिक शब्द पढ़ेंगे। जब किसी स्वर के उच्चारण में नाक हवा नाक से निकलती ही है और साथ ही मुख से भी निकलती है तो उसे चंद्र बिंदु चिन्ह से प्रकट करते हैं। जैसे माँ, आँख, बूंद, सूंघना। तो इसमें से जितनी भी आवाज़ें आई हैं वह हमारे नाक के साथ साथ मुख से भी प्रकट हुई हैं। यदि शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का ही प्रयोग करते हैं। जैसे घोंसला, सींचना, रेंकना इत्यादि। तो इस तरह से आज हमने स्वर और व्यंजनों के बारे में हल्का फुल्का ज्ञान लिया, जो कि हमारे प्रश्न जिस तरह से हमारे प्रश्न बनेंगे तो ये लगने में तो बहुत छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन वहाँ पर हमको इनका सही से ज्ञान न होने से हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसलिए देखो हमने स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों का हमने अच्छे से उच्चारण करते हुए हमने अध्ययन किया, और ऐसे ही हमने स्वर कितने प्रकार के होते हैं वह भी पढ़ा। जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और इसी तरह से व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन था, उष्म व्यंजन था, और एक अपने अयोग वाहा था, है ना, और एक अपने स्पर्श व्यंजन था। तो स्पर्श व्यंजन की जहाँ पर बोलते समय हमारी जीभ जहाँ जहाँ टकराती है वो तो हो जाता है स्पर्श व्यंजन। मतलब पांचों वर्ग, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, पै वर्ग और तय वर्ग, ठीक है। और इसके बाद में जो ऊष्म आता है वो तीनों श होते हैं, ठीक है, और एक है भी होता है ऊष्म के साथ में। और जो अंतस्थ होते हैं य, र, ल और व, ठीक है। और कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं, कौन से गौण व्यंजन होते हैं, है ना, कौन से अनुस्वार होते हैं, कौन अनुनासिक होते हैं, उन सभी का अध्ययन हमने किया। अब देखो अनुस्वार का अध्ययन, अब हमको पता है कि जहाँ पर ऐसा लगे कि भाई जैसे मान लो यह है, अब यह से पूर्व उसी वर्ग का यदि कोई भी अक्षर आता है तो ही हम उसका बिंदु लगाएंगे। तो यह बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां हैं जो परीक्षा में हमको दोहरानी नहीं है।
इन्हें याद रखना है। बार बार आप एक बार वीडियो को रिवाइज करके भी देखेंगे तो ये याद हो जाएगा। मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।